सोचो एक ऐसा आदमी जो जेल से बाहर निकलते ही पूरे अंडरग्राउंड फाइटिंग वर्ल्ड को हिला देता है। कोई उसे जानता नहीं, लेकिन जो भी उसके सामने फाइट करने आता है वो कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे सबको पता चलता है कि वो सिर्फ पैसे या नाम के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने एक मरे हुए दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए इस खतरनाक दुनिया में उतरा है। लेकिन जब उसका सामना दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर से होता है और पीछे से एक खतरनाक गैंगस्टर उसे खत्म करने की साजिश रचता है, तब शुरू होती है ऐसी लड़ाई जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लड़ी जाती है। फिल्म की शुरुआत जीसी गैंग से होती है, जो एक कैदी पर हमला करने के लिए उसकी मदद करते हुए उस पर टूट पड़ते हैं। उसी समय कैदी डैनी अपने दोस्त बोन से बात कर रहा होता है और उसे जीसी गैंग से सावधान रहने को कहता है, जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में आ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके पास तेज हथियार भी हैं। थोड़ी ही देर में जीसी गैंग जेल के बाथरूम तक पहुंच जाती है। उनका लीडर बोन से बात करता है और उसे धमकाता है, क्योंकि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता और हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन बोन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर भी वो लगातार उससे बात करता रहता है और उसे धमकाता रहता है। तभी बोन उससे कहता है कि वो 5 तक गिनती करेगा और उन्हें मौका देगा कि वे यहाँ से चले जाएं और उससे दूर हो जाएं। लेकिन वे सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वे उसे पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोन उनका सामना करता है और अपनी पूरी ताकत से खुद का बचाव करता है। वो उनसे ज्यादा ताकतवर होता है और आखिरकार सबको हरा देता है। कुछ समय बाद वो जेल से बाहर निकलता है और रॉबर्टो नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाता है, ताकि रहने के लिए एक जगह किराए पर ले सके। रॉबर्टो उससे बात करता है और उसे कमरा किराए पर दे देता है और उसे कुछ नियमों के बारे में बताता है जिनका उसे पालन करना होगा। वो उसे बताता है कि वहाँ किसी भी तरह की गैंग, हथियार या ऐसी कोई चीज लाना मना है जो मुसीबत खड़ी कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि तमारा ने कुछ बच्चों को गोद लिया हुआ है और वो उसी घर में उनकी परवरिश कर रही है। इसके बाद वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और स्ट्रीट फाइट के मैच देख रहे होते हैं। वहाँ बेन नाम का एक आदमी भी होता है, जो सट्टेबाजी और फाइट्स को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदार होता है। बेन उस फाइटर के पास जाता है जो अगला मैच खेलने वाला होता है और उसे लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। उसी समय गैंग का लीडर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला के साथ वहां पहुंचता है, ताकि वो भी दाव लगा सके। उसके साथ उसका ताकतवर फाइटर हैमरमैन भी होता है, जो दूसरे फाइटर के खिलाफ मैच लड़ने वाला होता है। लड़ाई शुरू होती है और हैमरमैन बहुत ही ताकतवर और विशाल शरीर वाला इंसान होता है। वो अपने सामने वाले फाइटर पर बुरी तरह भारी पड़ता है और उसे बेहद बेरहमी से पीटता है। आखिर में जेम्स आसानी से दाव जीत जाता है। फिर बेन उससे बात करता है और उसे वो पैसे दे देता है जो उसने मैच से जीते होते हैं। उसके बाद बेन अपनी कार में बैठने जाता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि जॉन पहले से ही उसकी कार के अंदर बैठा हुआ है। जॉन उससे बात करता है और कहता है कि वो हैमरमैन के खिलाफ फाइट करना चाहता है, लेकिन बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि कोई भी हैमरमैन को हरा नहीं सकता। इसके अलावा वो जॉन को जानता भी नहीं है और वो अपने पैसे ऐसे किसी इंसान पर दाव लगाकर जोखिम नहीं लेना चाहता जिसके पास फाइट का कोई पिछला अनुभव नहीं है। तब जॉन उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो पहले किसी दूसरे फाइटर के साथ उसका मैच सेट कर दे, ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। बेन आखिरकार उसकी बात मान जाता है। उसी समय जेम्स को फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो उससे डैरिल नाम के व्यक्ति को मारने के लिए कहता है। बाद में बेन जेम्स से बात करता है और उसे बोन से मिलवाता है और बताता है कि यही नया फाइटर है। जेम्स नोटिस करता है कि बोन उसकी गर्लफ्रेंड एंजेला को ध्यान से देख रहा है और ये देखकर वो उससे चिढ़ जाता है। इसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि जेम्स ने ही एंजेला के पति को एक मर्डर केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। फिर उसने एंजेला को अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि एंजेला प्रेग्नेंट थी और जेम्स ने उसका बच्चा छीनकर उसे खत्म कर दिया था। उसी समय से एंजेला ड्रग्स की लत में पड़ गई। इसी बीच जेम्स और उसके आदमी डैरिल नाम के आदमी से मिलने जाते हैं। वे उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बातें करते हैं। जेम्स उससे कहता है कि वो उनके लिए म्यूजिक चलाए। फिर वे सब मिलकर गाने लगते हैं। अचानक जेम्स अपनी तलवार निकालता है और डैरिल पर हमला कर देता है। वो लगातार उसे मारता रहता है और आखिरकार उसे मार डालता है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रैंकलिन ने उससे कहा था। इसके बाद जेम्स वापस अपनी जगह लौटता है और एंजेला से बात करता है और ये साफ दिखाई देता है कि वो उसके साथ अजीब तरीके से पेश आ रहा है। जेम्स उसके साथ बुरा व्यवहार करता है क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन जेम्स का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बोन का वीडियो दिखाता है जब उसने फाइट में हिस्सा लिया था और बहुत आसानी से जीत गया था। ये देखकर जेम्स उससे कहता है कि वो बोन के बारे में हर चीज पता करे। उसके बाद वे दोनों कुत्तों को खाना देने जाते हैं। वहाँ एक आदमी उनसे डरा हुआ होता है और जल्दी जल्दी बोलते हुए कहता है कि जेम्स कुत्तों को उस पर हमला करने के लिए छोड़ देगा, लेकिन जेम्स कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसी समय बोन रॉबर्टो के साथ शतरंज खेल रहा होता है। तभी तमारा
उन बच्चों में से एक को देखती है जिन्हें वो पाल रही है। उसका नाम जेरेड है। वो कुछ लड़कों के साथ बात कर रहा होता है जो ड्रग्स बेचते हैं। तमारा उससे बात करती है और उसे कहती है कि वो उनसे दूर रहे। फिर रॉबर्टो उन लड़कों से बात करता है और उनसे कहता है कि वे यहाँ से दूर हो जाएं। पहले वे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वे बोन को देखते हैं तो डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बेन आता है और बोन को अपनी कार में साथ ले जाता है। वे दोनों एक ऐसे क्लब में जाते हैं जहां स्ट्रीट फाइट के मैच होते हैं। वहां दो महिला फाइटर्स के बीच लड़ाई चल रही होती है। उनमें से एक बहुत ताकतवर होती है और वो दूसरी फाइटर को हरा देती है। इसके बाद बेन एक आदमी से बात करता है और उससे कहता है कि वो बोन के लिए एक फाइट अरेंज करे। फिर बोन की फाइट एक दूसरे फाइटर के साथ शुरू होती है और बोन उसे सिर्फ एक ही मुक्के से हरा देता है। इसके बाद दो फाइटर एक साथ उसके खिलाफ उतरते हैं, लेकिन बोन उनका भी सामना करता है और दोनों को बहुत आसानी से हरा देता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं कि वो किसी को भी हरा सकता है। लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जॉन हर उस फाइटर को हराने लगता है जो उसे चैलेंज करता है और एक एक करके सबको हराता जाता है। इस तरह वो हर दांव जीतता जाता है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा लेता है और हर बार जीत जाता है। समय के साथ उसका काम बढ़ने लगता है और वो और बेन दोनों ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं। उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है और वो किसी भी फाइटर को हरा सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। एक दिन वो घर लौटता है और तमारा देखती है कि वो घायल है। वो उसकी मदद करती है और उसके घाव का इलाज करती है। बात करते हुए बोन उससे पूछता है कि वो उन तीनों बच्चों का इतना ख्याल क्यों रखती है जबकि वे उसके अपने बच्चे नहीं हैं। तमारा कहती है कि वो उन्हें संभाल कर रखना चाहती है ताकि वे बुरे लोगों जैसे ना बने। फिर वो उससे पूछता है कि जेरेड हमेशा खिड़की के पास क्यों बैठा रहता है। तब वो बताती है कि जेरेड अपने माता पिता का इंतजार करता है। उसका पिता जेल में है और उसकी माँ कहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। तमारा ये भी कहती है कि उसे बोन की फाइटिंग पसंद है। तब बोन उसकी मदद करता है और उसे कुछ आसान मूव सिखाने लगता है। अगली सुबह तमारा देखती है कि जॉन घर के बाहर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और ये देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि वो उनका ख्याल रख रहा है। इसके बाद बोन और रॉबर्टो फिर से शतरंज खेलते हैं और इस बार रॉबर्टो गेम जीत जाता है और बोन से पैसे ले लेता है। उसी समय जेम्स अपनी कार से एक लड़की का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उनके बीच कोई समस्या हो गई थी। वो लड़की उससे बात करते हुए उससे गुहार लगाती है कि वो उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जेम्स अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है और उसे मार देता है। संयोग से रॉबर्टो भी उसी जगह पर होता है और वो देख लेता है कि जेम्स ने क्या किया है। जेम्स भी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता और उससे कहता है कि वो कार चलाकर वहां से चला जाए। इसके बाद वो दिन आता है जब बोन का मुकाबला हैमरमैन से होने वाला होता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले होते हैं। मैच से पहले हैमरमैन बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है ताकि वो और ताकतवर बन सके और फाइट जीतकर बोन को हरा सके। उसी समय बेन जॉन से बात करता है और उसे फाइट के लिए हौसला देता है। लड़ाई शुरू होने से पहले वो दर्शकों से बात करता है और उन्हें दोनों फाइटर्स से मिलवाता है। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वे दो बहुत ताकतवर फाइटर्स के बीच की फाइट देखने वाले होते हैं। फिर फाइट शुरू होती है। शुरुआत में बोन बहुत तेज और ताकतवर होता है और वो हैमरमैन पर तेज और मजबूत वार करता है। साथ ही वो उसके हर वार से बच भी जाता है। ये देखकर हैमरमैन गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसका सामना करता है और उसे जोरदार घुसे मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार जॉन उसे हरा देता है और फाइट जीत जाता है। बेन बहुत खुश होता है और जेम्स के पास जाकर उससे शर्त के पैसे ले लेता है। जेम्स बहुत नाराज होता है क्योंकि उसका फाइटर मैच हार गया और जॉन को हरा नहीं पाया। इसके बाद वो बोन से बात करता है और उसे फाइट जीतने की बधाई देता है। फिर वो उसे अपने घर आने का ऑफर देता है ताकि वे जश्न मना सकें और ज्यादा बात कर सकें। जॉन उसका ऑफर मान लेता है और उससे वादा करता है कि वो उससे मिलने आएगा। अगले दिन जॉन और बेन जेम्स के घर जाते हैं। जेम्स उनका स्वागत करता है और एंजेला से उनकी मुलाकात कराता है। वो उसे बताता है कि बोन ने हैमरमैन को हरा दिया है। फिर जेम्स कहता है कि उसे फाइटिंग बहुत पसंद है और वो फाइटर्स की जिंदगी से भी प्रभावित है। इसी वजह से वो सिगरेट नहीं पीता और ड्रग्स भी नहीं लेता ताकि वो अपनी सेहत और ताकत को बनाए रख सके। इसके बाद वो जॉन को अपनी तलवार दिखाता है जिससे वो ट्रेनिंग करता है। फिर वो उसे फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक मशहूर हथियारों का व्यापारी है। वो ये भी बताता है कि वही इंटरनेशनल फाइटिंग गेम्स को चलाता है और उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर्स हैं। उनमें से एक का नाम प्रिटी बॉय प्राइस है। जेम्स बताता है कि उस फाइटर ने पहले ही रेसलिंग रिंग में 4 लोगों को मार दिया है और अगर कोई उसके खिलाफ लड़ना चाहता है तो उसे $5 मिलियन देने पड़ते हैं। फिर जेम्स जॉन से कहता है कि वो प्राइस के खिलाफ फाइट करे और उसे हरा दे।
अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो बहुत अमीर हो जाएगा और आराम से रिटायर हो सकता है। जॉन उससे कहता है कि वो उसके ऑफर के बारे में सोचेगा और बाद में जवाब देगा। इसके बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं और बाकी लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसी समय जेम्स एंजेला से बात करता है और उससे कहता है कि वो जॉन से जाकर बात करे और उसे मनाने की कोशिश करे कि वो प्राइस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन एंजेला उसके कहे अनुसार करने से मना कर देती है। ये सुनकर जेम्स गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। मजबूर होकर एंजेला को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो बोन से अकेले में बात करने जाती है। वो उससे डरी हुई होती है और अपने साथ एक पिस्टल भी रखती है ताकि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन बोन उससे शांत होकर बात करता है और कहता है कि उसके पति ने मरने से पहले उससे एक आखिरी बात कही थी कि वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे का ख्याल रखे। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला का पति डैनी जेल में बोन का साथी था और वे दोनों अच्छे दोस्त थे। डैनी हमेशा बोन से अपने परिवार के बारे में बात करता था और कहता था कि वो जेल से बाहर निकलकर उनसे मिलना चाहता है, लेकिन एक दिन जीसी गैंग ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मरने से पहले डैनी ने बोन से बात की थी और उससे कहा था कि वो उसके परिवार का ख्याल रखे और उनकी रक्षा करे। फिर बोन एंजेला से बात करते हुए उसे डांटता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी की हालत ऐसी क्यों बना ली है, लेकिन एंजेला उसे जवाब देती है और बताती है कि वो ऐसा डैनी और अपने बेटे की वजह से कर रही है। वो बताती है कि जेम्स ने ही उसके पति डैनी को एक मर्डर केस में फंसाया था ताकि वो उसे जेल भेज सके और फिर एंजेला को अपने पास रख सके। वो ये भी बताती है कि जेम्स को अगर वो नहीं मिलता जो वो चाहता था तो वो उसके पति और उसके बेटे दोनों को मार देता। एंजेला ये भी कहती है कि उसे अपने बेटे का पता नहीं है, उसे ये भी मालूम नहीं कि वो अभी जिंदा है या मर चुका है। तभी बोन उसे जवाब देता है। वो एंजेला से कहता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और उसे पता है कि वो कहाँ है। फिर वो उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो उसे उसके बेटे तक ले जाएगा। ये सुनकर एंजेला को यकीन हो जाता है कि बोन यहाँ उसकी मदद करने आया है और वो उस पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं और जेम्स के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ उसी तरह हुआ है जैसा वो चाहता था। फिर बोन उससे बात करता है और उससे कहता है कि वो एंजेला को कुछ समय के लिए अपने साथ रहने दे। जेम्स उसकी बात मान लेता है इस उम्मीद में कि शायद वो उसके ऑफर को मान लेगा और उसकी टीम में शामिल होकर उसका फाइटर बन जाएगा। इसके बाद बोन एंजेला को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचा सके। वो उसे एक रिहैब सेंटर में छोड़ता है ताकि वो अपने ड्रग्स के एडिक्शन का इलाज कर सके। वो उससे कहता है कि जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो उसे उसके बेटे से मिलवाएगा। एंजेला उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन जेम्स फ्रैंकलिन से मिलने उसके महल जैसे घर में जाता है। वो उससे बात करता है और उसे $5 मिलियन देता है और उससे कहता है कि वो नए फाइटर की फाइट प्राइस के साथ अरेंज करे जो उसके लिए लड़ता है। लेकिन फ्रैंकलिन उससे कहता है कि वो एक खास संगठन के साथ काम करता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो इतनी छोटी सी बात में भी उसकी मदद नहीं करेगा जबकि उसने पहले उसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन उससे थोड़े घमंडी और नस्लवादी तरीके से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसके साथ काम क्यों करना चाहता है। जेम्स उसे जवाब देता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उसे पैसा और ताकत दोनों मिलेंगे। आखिरकार फ्रैंकलिन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो नए फाइटर के लिए फाइट अरेंज करेगा, लेकिन वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसका फाइटर उसके दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा करेगा तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। वो ये भी कहता है कि वो एक बड़ी पार्टी रखेगा जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे और वो चाहता है कि उसका फाइटर उस फाइट के लिए पूरी तरह तैयार रहे। उसी समय बोन घर वापस आता है लेकिन वहाँ पुलिस को देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि बूढ़े रॉबर्टो की हत्या हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो तमारा से बात करता है और उसका हाल पूछता है और उसे दिलासा देता है। तमारा उसे बताती है कि जेम्स ने अपने कुत्तों को रॉबर्टो पर हमला करने के लिए छोड़ दिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब बोन नींद से उठता है तो वो देखता है कि जेम्स उसके सामने खड़ा है। जेम्स उससे बात करता है और बताता है कि उसने पैसे दे दिए हैं और उसकी फाइट प्राइस के साथ तय हो गई है और ये फाइट कुछ ही दिनों में होने वाली है। लेकिन बोन उसे याद दिलाता है कि उसने उससे कहा था कि वो पहले इस बारे में सोचेगा और फिर जवाब देगा। फिर वो उसे बताता है कि उसने सोच लिया है और उसने फैसला किया है कि वो उस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा। ये सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है और $5 मिलियन खोने की बात कहता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर बोन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन बोन उससे तलवार छीन लेता है और उसे मारता है। इसके बाद बोन तमारा से बात करता है और उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो बच्चों को लेकर किसी होटल में छिप जाए ताकि वे सुरक्षित रह सके। तमारा उसकी बात मान लेती है लेकिन उससे ये भी कहती है कि वो घर छोड़कर चला जाए क्योंकि उसकी वजह से उन सब की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। उसी समय जेम्स टेडी से बात करता है और उससे कहता है कि वो अपने सभी आदमियों को तैयार रखे क्योंकि वे बोन, बेन, एंजेला, तमारा और बच्चों सबको मारने वाले हैं। इसके बाद हैमरमैन बेन से मिलने जाता है और बोन के बारे में पूछता है लेकिन बेन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब हैमरमैन उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है ताकि वो बोन का ठिकाना बता दे। उसी समय वहाँ बोन पहुंच जाता है और जेम्स के एक आदमी पर हमला करता है और उससे बंदूक छीन लेता है। फिर हैमरमैन और बाकी आदमियों पर गोली चलाता है और उन सबको मार गिराता है। इसके बाद जेम्स अपने आदमियों को फोन करता है ताकि पूछ सके कि क्या उन्होंने एंजेला को मार दिया है, लेकिन फोन पर जवाब देने वाला
बोन होता है। वो जेम्स को धमकी देता है कि अब वो उससे बदला लेकर रहेगा। ये सुनकर जेम्स गुस्से से भर जाता है और फ्रैंकलिन को फोन करके कहता है कि फाइट आज ही होनी चाहिए। वो बोन की लोकेशन भी भेज देता है ताकि उसे ट्रैक करके उसके पीछे जाया जा सके। फिर जेम्स फ्रैंकलिन के महल में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद बोन और बेन भी उनके पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाते हैं। बोन वहां एक गार्ड से मिलता है और उसे अपने साथ लेकर उस जगह तक पहुंचता है जहां फ्रैंकलिन और जेम्स मौजूद होते हैं। जेम्स उससे बात करता है और कहता है कि उसे ये फाइट लड़नी ही पड़ेगी। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसे, बेन को, तमारा को और बच्चों को भी मार देगा। तब बोन उसे जवाब देता है और कहता है कि वो उसे भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने डैनी और रॉबर्टो को मारा था। वो ये भी कहता है कि जेम्स ने रॉबर्टो को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसे पहले एक लड़की को कार से कुचलते हुए देख लिया था। इस दौरान बोन चुपके से जेम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जब वो अपने सारे अपराध कबूल कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर वो वीडियो भेज देता है और उसी समय पुलिस को भी फोन करता है और जेम्स की शिकायत कर देता है और उन्हें वो वीडियो सबूत के तौर पर भेज देता है। इसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से महत्वपूर्ण लोग मौजूद होते हैं जो ये फाइट देखने आए होते हैं। फिर बोन और प्राइस के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों बहुत ताकतवर होते हैं और एक दूसरे पर तेज और मजबूत वार करते हैं। प्राइस कोशिश करता है कि वो बोन पर काबू पा ले, लेकिन बोन उसका सामना करता है और बहुत समझदारी से लड़ता है। फाइट काफी देर तक चलती है और दोनों के पास बहुत जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स होती है। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करते हैं। आखिर में बोन प्राइस को कुछ बहुत मजबूत वार मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। बोन लगभग मैच जीतने वाला होता है, लेकिन वो जानबूझकर हार मान लेता है ताकि जेम्स के वे $5 मिलियन डूब जाएं जो उसने शर्त में लगाए थे। ये देखकर जेम्स गुस्से से पागल हो जाता है और तलवार से बोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसका सामना करता है और अपनी रक्षा करता है। वो जेम्स पर जोरदार वार करता है और तलवार से उसका हाथ भी काट देता है और उसे हरा देता है। उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है। तब बोन जल्दी से वहां से निकल जाता है और खुश होता है क्योंकि वो अपने दोस्त डैनी का बदला ले चुका होता है। कुछ समय बाद एंजेला तमारा के घर आती है ताकि अपने बेटे से मिल सके। तब पता चलता है कि जेरेड ही एंजेला का बेटा है। अपने बेटे को देखकर एंजेला बहुत खुश हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो आखिरकार उससे मिल पाई है। फिर तमारा बोन से बात करती है और कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि एंजेला अपने बेटे तक पहुंच सके। तब बोन उससे कहता है कि अब उसे जाना होगा। वो उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो एंजेला और जेरेड का ख्याल रखे। इसके बाद वो एंजेला से भी विदा लेता है और बेन से भी अलविदा कहता है और अपने रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करता है। यहीं पर हमारी फिल्म खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।